जो जवाब नहीं आया उसी ने पूरी रात छीन ली। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को एक सिंपल नमस्ते भेजा हो, लेकिन जब घंटों तक रिप्लाई नहीं आया तो आपका दिमाग खुद ही एक पूरी कहानी बुनने लगा। शायद नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, शायद अब मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहा। कोई सामने नहीं था, फिर भी दिमाग में पूरा सीन चल रहा था। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन आपने खुद ही अपने खिलाफ वो बातें सुन ली जो कभी बोली ही नहीं गईं। और फिर रात भर वो एक लाइन, वो एक शांति आपको सोने नहीं देती। आप करवटें बदलते रहते हैं। माइंड हर पॉसिबिलिटी सोचता है, नेगेटिविटी से फुल वर्स्ट केस सिनेरियो तक की रिहर्सल। और सबसे बड़ी बात, आपको भी पता होता है कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं, फिर भी आप उस सोच से निकल नहीं पाते। निक ट्रेंटन कहते हैं, ओवरथिंकिंग वो जड़ है जो धीरे धीरे आपके माइंड को खा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि आप जानते हैं कि यह गलत है, फिर भी आप उसे रोक नहीं पाते। इस किताब में वो सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देंगे, बल्कि आपको समझाएंगे कि ये माइंड ऐसा क्यों करता है, कैसे आप इस इनविजिबल टॉर्चर से बाहर निकल सकते हैं और कैसे आप फिर से स्पष्टता, शांति और आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं। चैप्टर 5 में हम एक्सप्लोर करेंगे वो थॉट लूप मैकेनिज्म जिससे आपका माइंड हर छोटी बात को बार बार दोहराता है, और उससे निकलने का वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीका। स्वागत है बुक एलाइज आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, सोच से उलझन तक ओवरथिंकिंग का पहला जाल। सोचना अच्छी बात है, लेकिन जब वही सोच बार बार लौट कर आए, एक ही बात को अलग अलग एंगल से घुमा घुमा कर रिप्ले करें, तो वह सोच नहीं रहती, वो एक मानसिक रूप से थकाऊ लूप बन जाती है। निक ट्रेंटन इस चैप्टर की शुरुआत एक सच्चाई से करते हैं कि ओवरथिंकिंग कोई आदत नहीं, यह एक ऐसा मानसिक पैटर्न है जो शुरू होता है एक सिंपल थॉट से और धीरे धीरे एंजाइटी, गिल्ट, फियर और सेल्फ डाउट का हिस्सा बन जाता है। आप पहले बस कुछ एनालाइज करते हैं, फिर उसको दोहराते हैं, फिर उसमें मीनिंग्स खोजते हैं जो कभी थे ही नहीं, और फिर आप उस सोच का हिस्सा नहीं बल्कि उसका कैदी बन जाते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए, आपने किसी को कुछ इंपॉर्टेंट कहा, लेकिन उसका जवाब न्यूट्रल था। ठीक है, आपका दिमाग तुरंत एक्टिव हो गया। क्या वो अपसेट है? मैंने कुछ गलत बोल दिया? क्या अब वह मुझसे दूर हो रहा है? अब माइंड वो पुरानी बातें भी रिकॉल करने लगता है जो शायद इरेलेवेंट थी, लेकिन अब वो भी उस एक सोच में शामिल हो जाती हैं। यही है ओवरथिंकिंग का पहला जाल, जहां आपका माइंड एक इवेंट नहीं सोचता, बल्कि उससे जुड़े हर डर, हर पास्ट हर्ट, हर इनसिक्योरिटी को जोड़कर एक पूरी इमोशनल मूवी बना देता है। निक ट्रेंटन बताते हैं कि ओवरथिंकर किसी भी सिचुएशन को फेस नहीं करता, वो उसे इमेजिन करता है, डिसेक्ट करता है और फिर खुद ही उस सोच से थक जाता है। और सबसे ट्रिकी बात यह है कि ओवरथिंकिंग ज्यादातर इंटेलिजेंट और सेल्फ अवेयर लोगों में होता है, क्योंकि वह अपनी सेंसिटिविटी को अपनी कमजोरी समझ लेते हैं और हर चीज को गहराई से प्रोसेस करने लगते हैं। लेकिन यही अवेयरनेस अगर डायरेक्शनलेस हो जाए, तो वही सोच शरीर में स्ट्रेस, फटीग और बर्नआउट बनकर उतरती है। एग्जाम्पल, निक एक क्लाइंट का जिक्र करते हैं जो सिंपल टेक्स्ट भी बार बार पढ़ता था। उसने एक बार रिप्लाई किया, फिर गायब क्यों हो गया? क्या मैंने इमोजी ज्यादा भेज दी? क्या मेरा टोन गलत था? उसकी नींद उड़ गई थी, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस बार बार उस लाइन की लेयर्स ढूंढ रहा था जो शायद वहां थी ही नहीं। लेखक कहते हैं, ओवरथिंकिंग कुछ नया नहीं लाता, वो बस एक ही बात को नए जख्म की तरह पेश करता है। इसीलिए पहली पहचान यही है, अगर आपकी सोच स्पष्टता नहीं देती बल्कि और कंफ्यूजन लाती है, तो आप सोच नहीं रहे, आप खुद को चोट पहुंचा रहे हो। अब अगले चैप्टर में निक बताएंगे क्यों हमारा दिमाग बार बार नेगेटिव लूप्स की तरफ भागता है और कैसे ये आदत बन जाती है एक डिजीज की तरह। चैप्टर 2, दिमाग का दुश्मन, जब अवेयरनेस ही ओवर अवेयरनेस बन जाए। निक ट्रेंटन इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं कि ओवरथिंकिंग ज्यादा दिमाग होने से नहीं होता, बल्कि उस दिमाग की ओवर अवेयरनेस से होता है। हम सब सोचते हैं कि अवेयर रहना एक अच्छी बात है, लेकिन जब अवेयरनेस उस हद तक पहुंच जाए जहां हर चीज का माइक्रोस्कोपिक, भेजा क्यों नहीं, सीन हुआ है, रिप्लाई नहीं आया, क्या इंटेंशनली इग्नोर किया, यह अवेयरनेस नहीं, ये एक मेंटल सर्वेलेंस सिस्टम बन जाता है, जहां माइंड हर चीज को रिकॉर्ड करता है और फिर उस पर मीनिंग असाइन करता है, चाहे वो सच हो या नहीं।
निक बताते हैं कि ऐसा तब होता है जब माइंड सेफ रहना चाहता है। वो हर्ट नहीं होना चाहता, रिजेक्ट नहीं होना चाहता, इसलिए वो हर चीज को पहले से स्कैन करता है। पर यह सेफ्टी मैकेनिज्म ही हमें सबसे ज्यादा मानसिक नुकसान करता है। चैप्टर 3, सोच का सर्कल और उससे निकलने की पहली सीढ़ी। इस चैप्टर में लेखक ओवरथिंकिंग को एक लूप की तरह समझाते हैं जिसमें 4 स्टेप्स होते हैं: थॉट, एनालिसिस, डाउट, रिपीट। एक थॉट आता है, आप उसे एनालाइज करते हो, फिर उस पर डाउट करते हो और फिर वही थॉट वापस आता है और यह साइकिल चलता रहता है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने एग्जाम में आंसर लिखा पर उसके बाद बार बार सोचता रहा, शायद मैंने क्वेश्चन समझा ही गलत, क्या एग्जामिनर इसे ठीक से पढ़ेगा, क्या मेरा हाथ लिखना खराब था। उसका दिमाग पेपर सबमिशन के बाद भी एग्जाम मोड में था और वही उसे मेंटली थका रहा था। निक कहते हैं कि इस लूप को तोड़ने की पहली सीढ़ी है, नोटिस करो कि आप सोच रहे हो, ना कि उस सोच में खो जाओ। जैसे ही आप अपने थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करने लगते हो, आप उस लूप से थोड़ा ऊपर उठने लगते हो। चैप्टर 4, जब इमेजिनेशन ही सबसे बड़ा डर बन जाती है। फियर डजंट कम फ्रॉम व्हाट इज इट, कम्स फ्रॉम व्हाट माइट बी। निक इस चैप्टर में यह बात बार बार दोहराते हैं। ओवरथिंकिंग में डर एक इवेंट से नहीं होता, वो उस इवेंट की इमेजिन्ड पॉसिबिलिटीज से होता है। एग्जाम्पल, कभी कभी आपने खुद ही अपने माइंड में ऐसा सीन इमेजिन कर लिया होता है जहां कोई दोस्त आपको इग्नोर कर रहा है, या कोई लड़ाई हो रही है, या कोई काम फेल हो रहा है, जबकि असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उस इमेजिनेशन का असर इतना रियल होता है कि बॉडी में वही रिएक्शन आता है: एंजाइटी, हार्ट रेट, रेस्टलेसनेस। निक इसे कहते हैं इमोशनली रिहर्सिंग पेन दैट नेवर हैपेंड, और यह रिहर्सल ही सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। इसका पहला इलाज है उस सिनेरियो को न्यूट्रलाइज करना, ना कि उसमें मीनिंग ढूंढते जाना। चैप्टर 5, सेल्फ डाउट, जब आप अपने ही खिलाफ लॉयर बन जाते हैं। निक बताते हैं कि ओवरथिंकिंग का सबसे गहरा रूट होता है सेल्फ डाउट। जब आपको खुद पर ही भरोसा नहीं होता तो माइंड हर सोच को कोर्ट रूम की तरह एनालाइज करने लगता है। हर एक्शन पर सवाल उठता है, क्या मैंने सही किया, क्या लोग मुझे गलत समझेंगे, क्या मुझे चुप रहना चाहिए था। एग्जाम्पल, एक वर्किंग प्रोफेशनल ने एक कैजुअल फीडबैक दिया और फिर पूरे दिन सोचता रहा कि शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, शायद उसे बुरा लग गया हो। निक इस स्टेट को मानसिक क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, जहां आप जज, लॉयर और अपराधी तीनों खुद ही बन जाते हैं। इससे बाहर निकलने की पहली शुरुआत है सेल्फ ट्रस्ट, और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने थॉट्स को एब्सोल्यूट ट्रूथ ना माने। हर सोच को ऑब्जर्व करो, लेकिन उसी समय उसे जज मत करो। चैप्टर 6, सोच को रोकना नहीं, दिशा बदलना सीखो। ओवरथिंकर्स अक्सर कहते हैं, काश मैं सोच ही ना पाऊं, काश मेरा माइंड बंद हो जाए। लेकिन निक ट्रेंटन इस बात को चैलेंज करते हैं, आपका माइंड बंद नहीं होना चाहिए, उसे नई दिशा देनी चाहिए। सोच बंद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सोच की दिशा और फॉर्म को शिफ्ट करना पॉसिबल है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति हर बार अपनी पिछली गलतियों को बार बार सोचता था। निक ने उसे एक रिप्लेसमेंट हैबिट दी। हर बार जब वो गिल्ट महसूस करे, वो उसी वक्त एक सक्सेस मेमोरी को रिकॉल करे। धीरे धीरे उसका माइंड व्हाट वेंट रॉन्ग से व्हाट वेंट राइट की तरफ जाने लगा। लेखक कहते हैं, थॉट्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, पर रीडायरेक्ट जरूर किया जा सकता है। और यही है ओवरथिंकिंग से बाहर आने का असली रास्ता, सोचना बंद नहीं करना। सोचना बदलना। चैप्टर 7, जब शांत होना भी बेचैन करने लगता है। ओवरथिंकर्स के लिए सबसे मुश्किल समय वो होता है जब कुछ नहीं हो रहा होता। निक ट्रेंटन बताते हैं कि ओवरथिंकर्स को एक्टिविटी या डिस्ट्रैक्शन की आदत लग जाती है। जैसे ही कोई खाली समय आता है, माइंड उसे फिल करने के लिए अनजाने फियर्स, रिग्रेट्स और असम्पशंस निकालने लगता है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति मेडिटेशन की कोशिश करता था, लेकिन जैसे ही वह आंख बंद करता, उसका दिमाग पुरानी कॉन्वर्सेशंस, डिसीजंस और एंजाइटी से भर जाता। निक इसे कहते हैं मेंटल नॉइज विथड्रॉवल। जब दिमाग को साइलेंस की आदत नहीं होती, तो वह उसे खतरा मानकर उसमें भराव करने लगता है। इसका पहला स्टेप है शांति से डरना बंद करना, क्योंकि अक्सर वो शांति हीलिंग का पहला चरण होती है। चैप्टर 8, एनालिसिस नहीं, एक्सेप्टेंस चाहिए। ओवरथिंकर्स हर इमोशन को एनालाइज करने लगते हैं। क्यों रो रहे हैं, क्यों दुखी है, क्यों नाराज है। लेकिन निक इस पैटर्न को अनस्वस्थ मानते हैं। वह कहते हैं,
फीलिंग्स को डिसेक्ट मत करो, उन्हें अलव करो। एग्जाम्पल, एक लड़की गिल्ट महसूस कर रही थी क्योंकि उसने एक प्रोजेक्ट टाल दिया था। वो बार बार सोच रही थी, मैं इतनी लज्जी क्यों हूं, लोग क्या सोचेंगे। निक ने उसे एक सिंपल मेथड सिखाया। गहरी सांस लेकर बस एक बात खुद से कहो, अभी मैं जो महसूस कर रही हूं वह वैलिड है और यह फीलिंग भी गुजर जाएगी। एक्सेप्टेंस एक ऐसा मेंटल टूल है जो सोच को खत्म नहीं करता लेकिन उसे न्यूट्रल करता है। चैप्टर 9, आपके सोचने की आदत कहां से आई। निक बताते हैं कि ओवरथिंकिंग सिर्फ एक रिएक्शन नहीं, वो एक सीखी हुई मेंटल पैटर्न है जो ज्यादातर बचपन या पास्ट ट्रॉमा से जुड़ी होती है। अगर आप किसी ऐसे माहौल में बड़े हुए जहां गलतियां स्वीकार नहीं की जाती थी या कम्युनिकेशन क्लैरिटी नहीं थी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ओवर एनालाइज करना सीख गया। एग्जाम्पल, एक क्लाइंट को बचपन में हर छोटी बात पर डांट मिलती थी। अब बड़ा होकर वह हर ईमेल को 3 बार पढ़ता, हर मैसेज के टोन को एनालाइज करता क्योंकि उसके अंदर ये विश्वास बैठ गया था, मुझसे कुछ ना कुछ गलती जरूर होगी। हीलिंग का पहला स्टेप है अपने बिलीफ को पहचानना, ना कि सिर्फ बिहेवियर को। चैप्टर 10, मल्टीटास्किंग असल में ओवरथिंकिंग का जाल। नेक्स्ट चैप्टर में बताते हैं कि कई बार लोग मल्टीटास्किंग को प्रोडक्टिविटी समझते हैं, लेकिन ये ओवरथिंकिंग का ही एक रिफाइंड रूप होता है। मल्टीटास्किंग के पीछे छुपा होता है एक इंटरनल प्रेशर कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए या हर टास्क एक साथ टैकल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर एक साथ 5 काम करता था, लेकिन रात को एंग्जाइटी और एग्जॉशन में डूब जाता। निक ने उसे टास्क चंकिंग सिखाया, हर काम को टाइम ब्लॉक करके एक बार में सिर्फ एक चीज। धीरे धीरे उसका स्ट्रेस भी कम हुआ और आउटपुट भी बेहतर हुआ। जब आप माइंड को एक डायरेक्शन देते हो तो वह क्लैरिटी के साथ काम करता है। ओवरथिंकिंग अक्सर मल्टीपल ओपन लूप्स की वजह से होता है और मल्टीटास्किंग उन्हें बंद करने नहीं बल्कि बढ़ाने का काम करता है। जवाबों और रिएक्शंस के बारे में सोचते रहते हैं। निक बताते हैं कि जब आप हर किसी को प्लीज करने की कोशिश करते हो तो आप अपनी शांति खो देते हो। बाउंड्रीज रखना एक साइकोलॉजिकल टूल है जो आपके माइंड को सेफ्टी और स्पेस देता है। एग्जाम्पल, एक महिला हर बार किसी की कॉल या मैसेज पर इमीडिएट जवाब देती थी क्योंकि उसे गिल्ट होता था कि कहीं वह नाराज ना हो जाए, लेकिन वह खुद ही मानसिक रूप से थक जाने लगी। निक ने उसे सिखाया कि जवाब देने से पहले पॉज लो और खुद से पूछो, क्या यह मेरी एनर्जी के लायक है। हर डिसीजन का परफेक्ट आंसर, हर बात की 100% समझ। लेकिन निक इस अपेक्षा को अन्याय साध्य बताते हैं। वह कहते हैं स्पष्टता आती है एक्शन से, एनालिसिस से नहीं। एग्जाम्पल, एक युवा लड़का करियर पाथ को लेकर सोचता रहता था। डिजाइन, राइटिंग, कोडिंग सोचता गया, ऑप्शंस बनते गए, कंफ्यूजन और एंजाइटी भी। निक ने उसे कहा, हर ऑप्शन को 10 दिन दो और सिर्फ करके देखो। 1 महीने में उसे खुद क्लैरिटी मिलने लगी। बिना ज्यादा सोच के ओवरथिंकिंग क्लैरिटी नहीं लाता, क्लैरिटी सिर्फ छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से आती है। चैप्टर 13, क्या होगा अगर यही सवाल सबसे ज्यादा थकाता है। क्या होगा अगर उसने रिप्लाई ना किया। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। क्या होगा अगर मैं अकेला रह गया। निक ट्रेंटन बताते हैं कि ओवरथिंकिंग की सबसे कॉमन और सबसे नुकसानदेह फॉर्म होती है व्हाट इफ लूप, जिसमें माइंड बार बार नेगेटिव फ्यूचर इमेजिन करता है जिसका कोई बेस नहीं होता। यह सिर्फ आपकी इमेजिनेशन नहीं, यह थ्रेट रिस्पॉन्स सिस्टम है जो बचपन या पास्ट एक्सपीरियंसेस से कंडीशन हुआ होता है। एग्जाम्पल, एक महिला हर बार किसी नए काम को शुरू करने से पहले सोचती थी, क्या होगा अगर मैं गलत हो गई। क्या होगा अगर लोग जज करें। इस थॉट लूप ने उसे सालों तक रोक के रखा। निक ने उसे एक टूल दिया, हर बार व्हाट इफ वाला थॉट आए तो उसके ठीक बाद खुद से कहो, इवन देन आई विल बी ओके। ये एफर्मेशन पैनिक को न्यूट्रल करता है और सबकॉन्शियस को सेफ्टी का सिग्नल देता है। चैप्टर 14, जब आपके विचार ही आपके विरोधी बन जाए। निक इस चैप्टर में कहते हैं, ओवरथिंकिंग की सबसे मुश्किल बात यह है कि दुश्मन कोई बाहर नहीं, वह आपकी ही सोच होती है। आप खुद के खिलाफ ही नेगेटिव बातें सोचते हो, खुद को ब्लेम करते हो, खुद से कॉन्फिडेंस छीन लेते हो। एग्जाम्पल, एक यंग आर्टिस्ट हर बार अपनी पेंटिंग कंप्लीट करता तो खुद ही उसे रिजेक्ट कर देता। ये अच्छा नहीं है, लोग हंसेंगे, इसमें डेप्थ नहीं है। ये कोई बाहरी क्रिटिक नहीं था, उसका ही माइंड उसके क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। निक इसे इंटरनलाइज्ड रिजेक्शन कहते हैं।
इससे बाहर आने का एक तरीका है ऑब्जर्व करना, इंटरप्ट करना और रिप्लेस करना। Observe the thought intertext with this is not true. Replace with I am doing my best and I am improving. जब आप अपनी थिंकिंग के खिलाफ असर्टिव होते हो तो आप सबकॉन्शियस में बैठे पुराने बिलीफ को रीराइट करते हो। चैप्टर 15 डिसीजन फटीग। जब चॉइसेस ज्यादा हो जाए क्लैरिटी कम हो जाती है। आज के ज़माने में सबसे बड़ा एनिमी है बहुत सारे विकल्प। निक बताते हैं कि ज़्यादा चॉइसेस आपका ब्रेन ओवरलोड कर देती है और ओवर थिंकर्स में यह डिसीजन पैरालिसिस बन जाता है। आप कपड़े पहनने में 30 मिनट लगाते हो, मेन्यू में 50 आइटम्स देखकर कंफ्यूज हो जाते हो, या कोई प्रोजेक्ट के लिए 4 आइडियाज़ हैं लेकिन आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, एक फ्रीलांसर को नया स्किल सीखना था लेकिन यूट्यूब पर इतने कोर्सेज थे कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाया। निक ने उसे एक सिस्टम दिया, लिमिट, कंपेयर, चूज। सिर्फ 3 विकल्प चुनो, उनकी तुलना 10 मिनट में करो, एक चूज करके बाकी भूल जाओ। यह सिस्टम डिसीजन को फास्ट बनाता है और ओवर थिंकिंग को टाइम और एनर्जी से काट देता है। चैप्टर 16 आइडेंटिटी शिफ्टिंग। जो आप मानते हो वही आप बनते हो। निक कहते हैं कि ओवर थिंकिंग सिर्फ एक हैबिट नहीं, वो आपकी आइडेंटिटी में घुला हुआ बिलीफ बन जाता है। मैं ओवर थिंकर हूं, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं। यह फ्रेजेस आप बार बार बोलते हो और सबकॉन्शियस उन्हें आपके पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेता है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने हर बार प्रेजेंटेशन से पहले कहा, मुझे एंग्जाइटी होती है, मैं बोल नहीं पाता। निक ने उससे बस यह लाइन बदलवाई, मैं नर्वस होता हूं लेकिन मैं प्रैक्टिस से बेहतर हो रहा हूं। इस सुपरडल शिफ्ट ने उसके सबकॉन्शियस में एक नई आइडेंटिटी बनाई, मैं प्रोग्रेस कर सकता हूं। जब आप सोच बदलते हो आइडेंटिटी बदलती है, और जब आइडेंटिटी बदलती है बिहेवियर अपने आप बदलता है। चैप्टर 17 थिंकिंग को डूइंग में बदलना। हीलिंग की असली शुरुआत। ओवरथिंकर्स हर चीज को सोचते हैं लेकिन एक्शन बहुत मुश्किल से होता है। निक कहते हैं कि थिंकिंग विदाउट डूइंग इज मेंटल वेट लिफ्टिंग विदाउट मूवमेंट। माइंड टायर्ड हो जाता है लेकिन बॉडी और लाइफ में कोई बदलाव नहीं आता। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने सालों तक पॉडकास्ट शुरू करने की सोची, इक्विपमेंट, टॉपिक्स, नेम सब सोचा लेकिन शुरू नहीं किया। निक ने उसे एक रूल दिया, नेक्स्ट थॉट स्मॉलेस्ट एक्शन। जैसे ही थॉट आए उससे जुड़ा सबसे छोटा काम तुरंत करो। एक नोट लिखो, वॉइस रिकॉर्ड करो या किसी को आइडिया बताओ। ये हैबिट ओवरथिंकिंग को एक्शन से रिप्लेस करती है और ब्रेन को रिजल्ट ड्रिवन बनाती है। चैप्टर 18 बॉडी को हील करो, माइंड फॉलो करेगा। निक इस चैप्टर में बताते हैं कि ओवरथिंकिंग सिर्फ मेंटल नहीं, वह फिजिकल भी है। माइंड और बॉडी एक लूप में जुड़े हैं। जब आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में होते हो तो वह बॉडी में कोर्टिसोल बढ़ाता है, स्लीप डिस्टर्ब करता है और ब्रेन भोग लाता है। एग्जाम्पल, एक क्लाइंट को ओवरथिंकिंग की वजह से डाइजेशन इशू होने लगे थे, नींद खराब थी और हर समय टायर्ड फील होता था। निक ने उसे डेली फिजिकल रूटीन शुरू करवाया, मॉर्निंग वॉक, लाइट स्ट्रेचेस, वाटर इनटेक। 2 हफ्तों में उसकी क्लैरिटी इंप्रूव हुई। क्योंकि बॉडी शांत हुई तो माइंड भी स्टेबल होने लगा। आपका नर्वस सिस्टम स्टेबलाइज हो तो ओवरथिंकिंग खुद धीमा हो जाता है। चैप्टर 19 क्लैरिटी कोई गोल नहीं, यह एक प्रोसेस है। ओवरथिंकर्स क्लैरिटी को एक फाइनल डेस्टिनेशन मानते हैं, बस एक बार समझ आ जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। निक इस इल्यूजन को तोड़ते हैं। वह कहते हैं क्लैरिटी कोई फिक्स स्टेट नहीं, यह एक डायनामिक स्टेट है जो बार बार रिडिफाइन होती है। इसका मतलब है कि आपको एक आंसर मिलने के बाद लाइफ आसान नहीं हो जाएगी, बल्कि हर अगला कदम एक नया निर्णय लाएगा। एग्जाम्पल, एक लड़की ने करियर बदलने का डिसीजन लिया लेकिन जब नया जॉब मिला तो नई चिंता शुरू हो गई, क्या ये सही था, क्या ये टिकेगा? निक ने उसे सिखाया क्लैरिटी कोई परमानेंट फिक्स नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस इनपुट। क्लियर होना मतलब परफेक्ट प्लान नहीं बल्कि खुद पर भरोसा कि जो होगा मैं हैंडल कर लूंगी। चैप्टर 20 शांति कोई बाहर की चीज नहीं, वो आपकी अंदर की परमिशन है। निक ट्रेंटन की अंतिम सीख बेहद सादा लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव है। शांति कोई चीज नहीं जो आपको मिलेगी, शांति वह चीज है जो आप खुद को अलाउ करते हो। जब आप ओवरथिंकिंग छोड़ना चाहते हो तो आपको खुद को ये अलाउ करना होगा कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं है, हर बात का मीनिंग जानना जरूरी नहीं है, हर पॉसिबिलिटी को एनालाइज करना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल, एक वुमन जो सालों से एंग्जाइटी से जूझ रही थी ने एक दिन खुद से कहा, अब मैं खुद को सुकून की इजाजत देती हूँ।
उसने सब सवालों के जवाब छोड़ दिए और बस ब्रीदिंग, राइटिंग और प्रेजेंस पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका नर्वस सिस्टम, उसका माइंड, सब ने इस परमिशन को स्वीकार किया। पीस हमेशा पास होती है। आप उसे देखते नहीं क्योंकि आप जवाब ढूंढने में खो जाते हो। निक ट्रेंटन इस किताब का अंत एक सरल प्रिंसिपल से करते हैं। ओवर थिंकिंग से बाहर आने का मतलब साइलेंस में खो जाना नहीं, बल्कि उस सोच से ऊपर उठ जाना है जो आपकी नहीं थी, बस आपको इनहेरिटेड मिली थी। फाइनल कंक्लूजन, अब जवाब ढूंढना नहीं, सुकून चुनना है। आपने यह किताब इसलिए नहीं सुनी क्योंकि आपको ज्यादा जानना था, बल्कि इसलिए क्योंकि आप कम सोचना और ज्यादा जीना चाहते थे। द ओवर थिंकिंग क्योर ने आपको बताया कि आपके दिमाग में जो नॉनस्टॉप सोच का शोर है वो कोई कमजोरी नहीं है, वो बस एक आदत है जो आप बदल सकते हैं। निक ट्रेंटन ने सिखाया कि ओवर थिंकिंग उसी सबकॉन्शियस में अनजाने डर और डाउटफुल बिलीव्स का जमा हुआ कोहरा है। अब आप जानते हैं हर क्या होगा अगर जरूरी नहीं। हर फीलिंग को फिक्स नहीं करना होता, कुछ को बस महसूस करना होता है। क्लैरिटी कोई फाइनल गोल नहीं, वह एक रास्ता है। एक्शन ही वह क्योर है जो सोच से तेज काम करता है। और सबसे जरूरी, शांति कोई आपको नहीं देगा, वो आपको देगा, खुद को देनी होती है। अब वक्त है कि आप अपने माइंड से लड़ना बंद करें और उसे समझकर प्यार से डायरेक्शन दें, क्योंकि हीलिंग आउटसाइड नहीं, अटेंशन और अवेयरनेस के अंदर होती है। अगर आप इस किताब के विचारों को और विस्तार में समझना चाहते हैं तो आप द ओवर थिंकिंग क्योर को विवरण में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। आपका एक क्लिक हमारे चैनल को समर्थन करता है। धन्यवाद।